Hello, good evening everyone. Am I audible to all? Good evening, sir. Good evening, good Good evening. evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके ओके। सो दिस इज़ माइक सर हियर और ग्रेविटी आई के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग जो है आप लोग के एसएसटी का एक नया और सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सेशन का नाम हिस्ट्री है। ठीक है, पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि आईक्यू सर ने आपको एक सेशन कंप्लीट कराया था ज्योग्राफी के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने आपको अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, है ना। तो आने वाले जो क्लासेस होंगे वो आने वाले क्लासेस, अब आपके टेस्ट मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गए हैं ना। टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं सबके। Yes, sir. तो हाँ, तो ग्रेविटी के प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आप लोग के टेस्ट वगैरह का जो भी सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं, पहले उन पे कमांड कर ली जाए, उन टॉपिक्स को आपको कवर करा दिया जाए, उसके बाद हम लोग इससे आगे और प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके टेस्ट का सिलेबस। कल जो आपका हिस्ट्री का टेस्ट है, कल है ना हिस्ट्री का टेस्ट, 6 तारीख, 6 Yes, sir. ठीक है। Yes. टॉपिक क्या है आप लोग का? Composite culture and कंपोजिट कल्चर, यस ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो कंपोजिट कल्चर जो है आपका, उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इससे बेसिस पे बात करने वाले हैं। तो कंपोजिट कल्चर जो भारत का है या इंडिया का कंपोजिट कल्चर है, उस कंपोजिट कल्चर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी को पता है कि व्हाट इज़ कंपोजिट कल्चर या कंपोजिट कल्चर इंडिया का क्या है या क्या बोलते हैं कंपोजिट कल्चर को? किसी को कोई डेफिनेशन, कुछ मीनिंग पता है? क्या है कंपोजिट कल्चर? Indo-Islamic. इंडो and इस्लामिक कल्चर। definition of the terms with Indians ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? to develop our new composite culture is known. ओके, देखिए इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है वो इंडिया के कंपोजिट कल्चर को बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग ने बहुत सारे रिलीजन को अडॉप्ट करके रखा हुआ है, जैसे हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, जैन रिलीजन, बुद्धिज़्म, सिख और क्रिश्चियनिटी, और ऐसे पारसी रिलीजन भी हमारे यहाँ अडॉप्ट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जिनका क्या है, एक फ्यूज़न बनता है हमारे यहाँ, एमलगेशन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट एक मिक्स्ड फॉर्म जब इस सारे रिलीजन की बन जाए और वो किसी एक सोसाइटी के अंदर आके रहने लगे और अपने आइडियाज़ को, अपने कल्चर को या अपनी सारी के सारे बिलीव्स को जब आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर रहकर जब इतने सारे आइडियाज़ को आपस में एक्सचेंज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट कल्चर कहलाता है। ये किसी भी फॉर्म का एक कोई प्योर फॉर्म नहीं होती है कि एक प्योर फॉर्म चल रही है। मतलब अगर कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मानने वाला है तो इंडिया के अंदर रहते हुए वो सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो कर रहा है। अगर कोई हिंदू फिलॉसफी को मानने वाला है तो इंडिया के अंदर रहते हुए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू फिलॉसफी को ही फॉलो कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हिंदू और मुस्लिम फिलॉसफीज़ की सबका एक जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को जब फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वही हमारा कंपोजिट कल्चर है। और इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हमको कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है। ये हम लोग यहाँ की बहुत बड़ी एक ताकत है या मजबूती है। तो कंपोजिट कल्चर के बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कंपोजिट कल्चर है क्या। कंपोजिट कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत इजीली, जिसकी मैंने अभी बात करी। तो कंपोजिट कल्चर है क्या? देखिए, कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है कि हमने बहुत सारी क्या करनी है, स्ट्रैंड्स बोलना है। ये कई सारी स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स के अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। बहुत सारी स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास में। उन स्ट्रैंड्स के अंदर एक है हमारे पास हिंदू, एक है हमारे पास मुस्लिम, एक है हमारे पास क्रिश्चियन, एक है हमारे पास सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और पारसी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी स्ट्रैंड्स हैं और उन स्ट्रैंड्स का जब हम क्या करते हैं, एमैलगमेशन बना देते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं, इन सबको आपस में मिला के मानना स्टार्ट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा कंपोजिट कल्चर कहलाता है। ठीक है, अभी आपका पेपर कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है या सब्जेक्टिव है? आई थिंक ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होने वाला है। ओके ठीक है, तो सब्जेक्टिव में क्या है, मार्जिन क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कुछ पता आइडिया? Total paper 25 marks. टोटल Sir, it पेपर, will consist of picture study, short question answers, and structured question answers.
ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, तो ये डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से देखते हुए चलना और इस क्लास को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे आप लोग कल के पेपर में बहुत आसानी से चीज़ों को लिख के आ सको। तो कंपोजिट कल्चर की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। कंपोजिट कल्चर की डेफिनेशन का मतलब ये है, या कंपोजिट कल्चर इसको कहते हैं हम लोग, जब एक एमालगमेशन या फ्यूज़न हो जाता है बहुत सारे ट्रेडिशंस का या बहुत सारे कल्चर का आपस में, बहुत सारे डिस्टिंक्ट टाइप और या डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स आपस में आके मिलके सेम आइडियाज़ को क्या करने लगते हैं, या डिफरेंट आइडियाज़ को आपस में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा कंपोजिट कल्चर। यस। आप वॉइस आपकी वॉइस बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एक बार फिर से आप ऑफ करके ऑन करो। यस। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कंपोजिट कल्चर की डेफिनेशन देखिए आपने, ये था हमारा कंपोजिट कल्चर, जिस कंपोजिट कल्चर की हम लोग बात करते हैं। अब कंपोजिट कल्चर के बारे में क्या फाउंडेशन क्या है कंपोजिट कल्चर का, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपोजिट कल्चर का एक्चुअल में फाउंडेशन क्या है। एक्चुअल फाउंडेशन कंपोजिट कल्चर का इसके अंदर आपको देखने को दिख सकता है, जो इमेजेस आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी, उस इमेजेस के अंदर बहुत सी इमेजेस में आपको कई सारे ट्रेडिशंस दिख रहे होंगे, कई सारी फॉर्म्स डांस की दिख रही होंगी, कई म्यूज़िक की फॉर्म्स दिख रही होंगी, बहुत सारी ब्रांचेस आर्ट एंड कल्चर की आपको दिख रही होंगी। कुछ लोग जो हैं अलग संस्कृति या कल्चर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। इन सब का हम लोग के पास में एक कंपोजिट फॉर्म है, ठीक है। तो फाउंडेशन इसकी कहाँ से हुई? क्या हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में भी ऐसे ही थे, या हमेशा से हम ऐसे ही चले आ रहे थे? जब आप एंशियंट हिस्ट्री से अपनी हिस्ट्री को शुरू करते हो तो हम लोग पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया या हिस्टोरिक इंडिया। उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक एज के लोग जो थे इस कंपोजिट फॉर्म के कल्चर में नहीं रहा करते थे। वो जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो हिस्ट्री एक ओल्ड हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि कंपोजिट फॉर्म थी हमारे यहाँ। तो ये कंपोजिट फॉर्म कहाँ से डेवलप हुई और ये कंपोजिट फॉर्म इंडिया के अंदर कहाँ से आई? कोई बता सकता है ये कंपोजिट फॉर्म का स्टार्ट एक्चुअल में हुआ कहाँ से था, ये फाउंडेशन पड़ी कहाँ से? दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड। तो इंडिया के अंदर ये जो कंपोजिट कल्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत जो कि 13वीं सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। इससे भी पहले क्या हुआ था कि भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम नाम आप लोग ने सुना होगा, तो उसने इंडिया पे अटैक किया था 712 AD के अंदर। उसने भारत के ऊपर अटैक किया। इंडिया पे जब उसने अटैक किया तो उसने क्या करा था, सिंध का प्रोविंस जो है, सिंध प्रोविंस कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान का जो रीजन है आज के समय में इंडिया से थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ से उसने एंटर करके सिंध प्रोविंस के अंदर बहुत सारे अपने रूलर्स को लेके आया, बहुत सारे अपने फॉलोअर्स को लेके आया और उनको आके इंडिया के अंदर छोड़ दिया उसने। जब उसने छोड़ दिया, लोगों ने क्या करा, उस धर्म को या इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत काम इस तरीके से करना शुरू कर दिया और उसने अपने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लगाना चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ मोहम्मद बिन कासिम ही आया, उसके बाद महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, और मोहम्मद गौरी ने फाइनली आगे क्या करा, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट की एक नींव रख दी थी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनत का करने वाला भारत में कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के साथ में आया था, इसलिए उसने स्टार्ट किया। तो ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, तो मुस्लिम इन्वेडर्स जो अरेबियन सी की तरफ से आए थे, जितना भी मिडिल ईस्ट का पोर्शन है, उस मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों ने क्या करा, भारत के अंदर इस्लामिक कल्चर की एक बीज बो दिया था, ठीक है। अब उस इस्लामिक कल्चर से क्या हुआ, धीरे धीरे वो इस्लामिक कल्चर प्योर फॉर्म इस्लामिक कल्चर नहीं बचा, वो इस्लामिक कल्चर क्या हुआ, इंडियन कल्चर में आके मिक्स होना स्टार्ट हो गया। तो उसको हमने बोल दिया क्या, इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है। और यही इंडो इस्लामिक कल्चर जो कि मिडिल ईस्ट से हमको मिला था, इसी ने आके धीरे धीरे क्या करा, भारत के अंदर एक कंपोजिट कल्चर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक हमारे पास में एक हिंदू सोसाइटी है जो पहले से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर रह रही थी। अब दूसरी सोसाइटी आकर जो बस गई यहाँ पे या रहने लगी, वो इस्लामिक सोसाइटी थी। अब इस्लामिक सोसाइटी के बाद में इंडिया के अंदर यूरोपियंस भी एंटर करना शुरू हो गए। सबसे पहले यूरोपियंस कौन आए थे भारत के अंदर, कोई बता सकता है? सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे भारत में? इंडिया के अंदर सबसे पहले यूरोपियन
वास्को डे गामा पुर्तगीज़ था, ठीक है, पुर्तगीज़ था, पुर्तगाल से आया था क्योंकि वो, तो वास्को डे गामा इंडिया के अंदर पहली बार आया था। तो वहाँ से जो हमने देखा, वो हमने देखा यूरोपियंस भारत के अंदर आने लगे। अब एक नया रिलीजन और ऐड होने जा रहा है। वो रिलीजन क्या था? वो रिलीजन था क्रिश्चियनिटी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी भी इंडिया के अंदर ऐड हो गई। अब क्रिश्चियनिटी भी मिलके क्या हुआ, एक कंपोजिट फॉर्म ऑफ जो आपका कल्चर है उसमें चेंज होने लगी। हमारे पास में अभी इंडिया के अंदर जो एक्चुअल फॉर्म में था वो हिंदुज़म था, और बाद में 500 और 600 के पास में हमने देखा था कि हमारे पास में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी डेवलप हो चुका था। तो ये 3 रिलीजन हमारे पास में एक्चुअल में थे। बाद में इस्लाम धर्म आया, इस्लाम रिलीजन ने आके इंडो इस्लामिक कल्चर बनाया उसको, और फिर उसके अंदर क्रिश्चियनिटी भी ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें टाइम टू टाइम ऐड होती चली गई। तो यही फाउंडेशन था किस तरीके से इंडिया के अंदर इंडो इस्लामिक कल्चर बना या कंपोजिट कल्चर बना। इस फेज़ को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का या मुग़ल सल्तनत। क्योंकि इंडिया के अंदर जो रहने आए थे, जो हम लोग इस्लामिक इन्वेडर्स की बात करते हैं, या जो इस्लाम इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ फैलना, वो 2 तरीके से हुआ। एक तो आए थे दिल्ली सल्तनत के लोग, और एक आए थे मुग़ल्स, ठीक। मुग़ल्स इंडिया के अंदर बाबर के साथ में एंटर हुए थे 1526 के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो आपके दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई थी, जो 1206 के अंदर स्टार्ट हुई, ठीक है। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही, और 1526 के बाद में 1857 तक ये कौन सी रही आपकी? मुग़ल सल्तनत रही। और इसके बाद में यहाँ पे जो रूल हो गया वो ब्रिटिशर्स का रूल हो गया, और ब्रिटिशर का रूल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का भी रूल हो गया। और इससे पहले का जो रूल हुआ करता था, वो रूल किसका हुआ करता था? वो हिंदुज़म का था, बुद्धिज़्म का था, और जैनिज़्म का था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं अगर बहुत ध्यान से, तो हिंदुज़म से इस्लामिक की तरफ बढ़ा, और इस्लामिक से क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ा। और जब इतने सारे वेरिएशंस होंगे किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो वो सोसाइटी किसी एक फॉर्म की सोसाइटी नहीं बचेगी, वो मल्टीपल फॉर्म ऑफ सोसाइटी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। यही मल्टीपल फॉर्म ऑफ सोसाइटी क्या हुआ, हमारी कंपोजिट कल्चर के अंदर चेंज हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर किस तरीके से हुआ। ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर के लिए फिर से हमारे इंडिया के अंदर जो जिम्मेदार थे या रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनमें दिल्ली सल्तनत या मुग़ल्स आते हैं। और मुग़ल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर कंपोजिट कल्चर को और ज़्यादा डेवलप करने में, क्योंकि इन्होंने बहुत वेरिएशंस दिए सोसाइटी को। कैसे वेरिएशन दिए? इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, ऐसे बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के वर्क इन्होंने इंडिया के अंदर किए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपोजिट कल्चर डेवलप होता चला गया, ठीक है। तो इन्होंने फोर्ट्स वगैरह भी बनवाए थे, बहुत सारी चीज़ें दी थी। इनका इंटरेस्ट ही था इन सारी चीज़ों में कि आर्ट के बेसिस पे ही इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो भी अपना विजुअल या इनकी जो भी थिंकिंग रहती थी, कहीं पे भी इस्टेब्लिश होने की रहा करती थी, वो इस्टेब्लिशमेंट का इनका मतलब यही होता था कि हम कहीं इस्टेब्लिश होते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर देते हैं, जिसके बाद में उस कल्चर को स्ट्रॉन्ग किया इन्होंने, ठीक है। बहुत सारे हमको मॉन्यूमेंट्स दिए, फोर्ट्स दिए, बहुत सारी चीज़ें दी, जिसका वन ऑफ द एग्जाम्पल हम लोग ताजमहल भी देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप इस मैप के अंदर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे हर स्टेट के अंदर मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे आपको, जो कि मुग़ल्स या भारत के अंदर मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ पे दिए थे। जिसके बाद वो कल्चर जो था और ज़्यादा, क्योंकि पहले से हमारे पास में तो थे, ठीक है, पहले से हमारे पास में अजंता एलोरा थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत प्री हिस्टोरिक साइट्स थी हमारे पास में, ये सब था। इसमें एडिशन क्या हो गया था, ये मुग़ल्स ने जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स इस्टेब्लिश किए। तो कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे कंपोजिट कल्चर के इंट्रोडक्शन में या यहाँ पे लाने के लिए, वो फैक्टर्स ये हैं कि मुग़ल्स का इंटरेस्ट भारत के लिए वो कंपोजिट कल्चर को डेवलप करने में काम आया, ठीक है। सोर्सेज क्या हैं कंपोजिट कल्चर की? सोर्सेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोर्सेज बहुत सारी हो सकती हैं कंपोजिट कल्चर की, हर रिलीजन से हमने सोर्सेज को देखना है, और कंपोजिट कल्चर को एक मिक्सचर ऑफ कल्चर किस तरीके से बना इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये देखो सोर्सेज के अंदर सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है, एक चीज़ दी है वो बीजक, ठीक है। बीजक क्या है? वर्सेस ऑफ कबीर। अभी कबीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कबीर क्या है आपके, एक बहुत बड़े पीछे समय के राइटर रहे हैं, बहुत इन्होंने अपनी कविताएं वगैरह लिखे हैं, दोहे वगैरह लिखे हैं, और इन दोहों को जब ये लिखा करते थे
लिखते नहीं थे, कभी राइटर नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ बोला करते थे, ठीक है। तो इनके दो को लोग इनके पीछे पीछे भागा करते थे, कॉपी पेन लेके या जो भी स्याही व्याही लेके उस समय चलती थी, और उसको वो लोग नोट किया करते थे, ठीक है। तो कबीर ने अपने हाथों से कभी नहीं लिखा, सिर्फ लोग इनकी वाणी को सुन के उसको नोट किया करते थे। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया भारत के कंपोजिट कल्चर को डेवलप करने के लिए। अभी इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या किया था इन्होंने ऐसा। तो बीजक जो था वो कबीर से रिलेटेड है, क्योंकि कबीर के जो भी वर्सेस लिखे गए, जो भी इनकी पोइट्री के फॉर्म में चीज़ें, दोहे, जो भी चीज़ें लिखी गई, उनको बीजक के नाम से जाना जाता है। एक सोर्स हमारे पास में ये है। दूसरा सोर्स है हमारे पास में गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख की 10th गुरु, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को दिया, और इसको बोला गया कि ये 11th गुरु हैं, ठीक है। सिख संप्रदाय के अंदर टोटल 10th गुरु तक ये रहे, और इसके बाद में गुरु की परंपरा वहाँ पे ख़त्म हो गई। मतलब टोटल 10 गुरु आए, और 10 गुरु के बाद में क्या बोल दिया गया कि एक रिलीजियस बुक आपके सामने आ रही है जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। यही बुक अब आने वाले समय में आपको बताएगी कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है, कौन से पाथ के ऊपर आपको चलना है, एक्चुअल पाथ क्या है, ठीक है। अभी तक गुरु सजेशन दिया करते थे, उसको लोग फॉलो किया करते थे। अब जो है कौन बताएगा, वो एक बुक है, क्योंकि हर रिलीजन की एक बुक है, तो इस रिलीजन में भी एक बुक आ गई सिख संप्रदाय के अंदर, उसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया, जिसको हम लोग 11th गुरु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे अजमेर शरीफ जो दरगाह है, अजमेर राजस्थान के अंदर पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंपोजिट कल्चर के अंदर? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सूफिज़म की बात करती है, क्योंकि हम लोग अभी सूफिज़म के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सूफिज़म के अंदर हम लोग देखेंगे कि सूफिज़म में किस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह का रोल है, ठीक है। उसके बाद में सेंट फ्रांसिस एसिसी चर्च, जो कि कोच्चि के अंदर पड़ता है। कोच्चि कहाँ है, पता है किसी को? चेन्नई। चेन्नई, केरला, कोच्चि केरला के अंदर है, ठीक है। तो केरला के अंदर कोच्चि पड़ता है। यहाँ पे एक सेंट फ्रांसिस एसिसी चर्च है। इस चर्च की क्या मान्यताएं हैं, क्या क्रिश्चियन लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं? अभी किसी ने वास्को डिगामा का नाम लिया था, तो वास्को डिगामा का इसके साथ में क्या रिलेशन है, इस सब को हम लोग अभी आगे इन सोर्सेज के अंदर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज में सबसे पहला बीजक की बात करते हैं। बीजक क्या है हमारा? कंपोजिशन ऑफ कबीर है। कबीर कौन थे? कबीर के बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है लिखने के लिए आ जाए आपके एग्जाम में। तो कबीर के बारे में थोड़ा सा आपको ये जानना है कि ये क्या थे। एक ब्राह्मण विडो के चाइल्ड थे, छोटा सा बच्चा था जिसको उनकी माँ ने क्या करा था, एक जगह पे किनारे पे जाके रख दिया था, ठीक है, छोड़ दिया था उन्हें, क्योंकि वो विडो थी। और उन्होंने क्या करा था, उस बदनामी के डर से कि बच्चा मेरा है और उसको लेके लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। इसको पालने वाला जो पर्सन था वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग किया करते थे। उनके नाम भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। उनके नाम भी आपके सामने क्या क्या लिखे हुए हैं, नीरू और नीमा, ठीक है। ये इसके मदर फादर बने, बाद में इन्होंने इसको अडॉप्ट किया। तो ये की चीज़ क्या दिखाती है, एक हिंदू फैमिली में बर्थ लेने के बाद में पूरा मुस्लिम कल्चर में ये पले, और इनके पेरेंट्स ने जो इनको पाला वो इंडियन कल्चर और पूरी तरीके से हिंदू सोसाइटी की सारी परंपराएं, रीति रिवाज सिखाए इनको, और मुस्लिम परंपराओं से भी ये बहुत तरह से वाकिफ थे। तो इन्होंने क्या करा, एक हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल बहुत बड़ा सेट किया है, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके पेरेंट्स से इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज़ सीखे, बहुत फिलोसफिकल थिंकिंग वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। ये चाहते क्या थे, सोसाइटी के अंदर पीस हो, ह्यूमैनिटी हो, हार्मनी हो, और इस तरीके की चीज़ों को ये आगे प्रमोट करना चाहते थे। तो कबीरदास कुछ इस तरीके के थे जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश किया करते थे। इन्होंने बहुत सारी पोइट वगैरह लिखी या बहुत सारा काम ऐसा किया, ठीक है। और जो था लगभग इनका जो जितना भी काम है, ठीक है, या उसको जो भी ये किया करते थे, मैंने बताया ना ये खुद नहीं लिखा करते थे। ये क्या करते थे, सिर्फ अपने वर्सेस बोल दिया करते थे, लोग पीछे पीछे जो इनके फॉलोअर्स थे वो उसको लिखा करते थे। और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था, कबीर पंथीस, ठीक है। ये कबीर पंथीस कौन हुआ करते थे? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ इसी तरीके के बनते हैं क्वेश्चन कि कबीर पंथीस कौन थे, तो वो फॉलोअर्स थे इनके, ठीक है। तो जो भी आपके बीजक थे इनसे रिलेटेड सारे के सारे, उनको टोटल 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। और वो 3 तरीके क्या होंगे उसको डिवाइड करने के, वो हो सकते हैं, एक सखी होता है, एक रामायणी होता है, और एक शब्दा होता है, ठीक है। सखी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कंपोजिशन को दोहे के फॉर्म में बोला जाए, ठीक है। दोहा क्या होता है? दोहा क्या होता है, किसी को आइडिया कोई? दोहा क्या होता है?
कबीर का दोहा जो बोला जाता है, तो वो दोहा किसको बोला जाता है? दोहा बोला जाता है जब किसी आप बात को दो शब्दों के अंदर, दो शब्दों का मतलब दो लाइंस के अंदर उनके राइमिंग को मिला के बोल दो, ठीक है, दो लाइन के अंदर उनकी राइमिंग को मिला के जब बोल दो तो वो क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये दोहा था जिसको क्या करा जाता था? सिंपल, जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ इसी तरीके से इसको बोल दो तो ये दोहा हो जाता है। बोलने का जो फॉर्म होता है उसको दोहा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में रामायणी है। रामायणी क्या है? म्यूजिकल राग के ऊपर बेस हुआ करती थी, मतलब कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे जब इसको उसके साथ में गाया जाए, कुछ इस तरीके से बोला जाए, ठीक है। तो जो आपको एक टोन लगे किसी ना किसी फॉर्म की जिसमें थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनाई दे आपको, वो रामायणी होती है। तीसरा शब्दा। शब्दा का मतलब होता है फॉर्म ऑफ सॉन्ग है, ठीक है। सॉन्ग के फॉर्म में जब इसको पूरी तरीके से गाया जाता है, कबीर के बारे में डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो बहुत से दोहे, बहुत से सॉन्ग और बहुत से ऐसे शब्दार्थ थे जो इन्होंने कहीं ना कहीं लिखे, और इनके 2 लाइन के भी दोहे थे, इनकी 4 लाइन की भी कविताएं थी, और इनकी बहुत लंबे लंबे सॉन्ग भी इस तरीके के हुआ करते थे जो सॉन्ग के फॉर्म में एक्चुअल में होते थे, जिनको शब्दा कहा जाता था, ठीक है। तो बीजक क्या है? इज द कंपोजिशन ऑफ सखी, रामायणी एंड शब्दा। इस तरीके से बीजक को डिवाइड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। और गुरु ग्रंथ साहिब को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना ये है कि जो सिखिज़्म है या सिख रिलीजन है उसके अंदर कौन कौन से गुरु थे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट गुरुज के बारे में हमको जानना है। जैसे इसके अंदर मैंने बोला टोटल 10 गुरु हुए हैं, ठीक है, 10 गुरु हुए हैं, और लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए बहुत सारे गुरु दिए हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ, आपको हाईलाइटेड वाले याद रखने और उनको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। जैसे फिफ्थ सिख गुरु जो थे गुरु अर्जन देव, इन्होंने क्या करा था? आदि ग्रंथ साहिब की पूरी तरीके से कंपोजिशन की थी। तो आदि ग्रंथ साहिब की कंपोजिशन की वजह से इनको याद रखा जाता है, और इसीलिए इनका नाम हमको याद रखना है। 9th सिख गुरु को हमको याद रखना है गुरु तेग बहादुर देव, क्योंकि गुरु तेग बहादुर देव ने इन सारे गुरुज जो प्रीवियस गुरुज रहे थे इन सब का एक कंपोजिशन तैयार किया था, जिसको आगे चल के क्या करा? गुरु गोविंद सिंह ने एक नए कंपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और आज गुरु ग्रंथ साहिब सिख रिलीजन की एक क्या है? रिलीजियस बुक है, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो रिलीजियस बुक है, तो अगर ये सिखिज़्म की है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या हम लोग इसके बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इस बुक के अंदर ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो टोटल यूनिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है, सोशल वेलफेयर के बारे में लिखा हुआ है, और सोसाइटी के अंदर किस तरीके से आपसी एकता को बढ़ावा देना है उसके बारे में लिखा हुआ है। यूनिटी को कैसे डिफाइन करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया गुरु अर्जुन देव के बारे में, जिन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की कंपोजिशन वगैरह को तैयार किया था, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का। अच्छा, ये लिखी किस में? ये पता होना चाहिए आपको। गुरुमुखी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो लिखी हुई है स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट को कहते हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ये जो है स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहिब आपकी लिखी हुई है, इसी स्क्रिप्ट में इसको पढ़ा जाता है, इसी स्क्रिप्ट में इसको समझा जाता है। अब स्क्रिप्ट क्या है? जैसे लैंग्वेजेस होती हैं कुछ तरीके की, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसी तरीके से उनकी कुछ स्क्रिप्ट भी होती हैं। तो ये एक टाइप की स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे जो भी है, जो सारा का सारा कंपोजिशन हुआ इस पूरे समय, यस, एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? कुछ बोल रहा था कोई? नो सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो कंपोजिशन को देख लिया हमने गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, ठीक है। अब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी मान्यता है, जिसको मानना पड़ता है। जैसे उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है कि जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन के फॉर्म में अगर पूरा का पूरा आप उसके अंदर किसी भी सिखिज़्म की अगर किसी की आप हेल्प करना चाहते हो, तो हेल्प करने से पहले आप उसका रिलीजन मत देखो, ये सिख है तभी हम हेल्प करेंगे उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को टारगेट किया गया है, मॉरलिटी का एक लेसन दिया गया है। रिलीजन क्या है? मॉरलिटी के ऊपर ही बेस करता है, और उसी को आगे प्रमोट किया गया है। तो इसके बेसिस पे ही इस पूरी ग्रंथ साहिब की पूरी रचना की गई थी और इसको बनाया गया था। इसके अंदर गॉड के बारे में जो कहा गया है वो बोला गया है कि गॉड कैसा है? वो है ओमनीपोटेंट, ठीक है, और क्या है? ओमनीसेंट,
ठीक है। ओमनिसेंट और ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और सर्वज्ञ का मतलब ये होता है जो सब कुछ जानता है, जिसको सभी चीज़ की नॉलेज है, उससे परे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी हुई हैं। क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, पता है? क्वेश्चन आपका लिखने के लिए आएगा कि राइट अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपको ये चीज़ें फिर लिखनी पड़ेंगी उसके अंदर, है ना। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप फिर 2-3 लाइन के अंदर इस तरीके की बातें लिख सकते हो। अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर आप वहाँ से शुरू करोगे गुरु नानक देव से, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप वहाँ पे लिख सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है पूरी तरीके से, और ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, आपकी जो मॉरलिटी वगैरह है, उसको बताने के लिए काम आती हैं। इसलिए हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब को कंपोजिट कल्चर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट कल्चर का एक और एग्जाम्पल, अजमेर शरीफ की दरगाह, ठीक है। अजमेर शरीफ की दरगाह, ठीक है, कहाँ? राजस्थान के अंदर जो पड़ती है, जो ये है देखने को हमको मिल रही है। तो इसके अंदर क्या है, अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से सूफिज़म के ऊपर बेस्ड है। अब सूफिज़म का जो एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, वो सूफिज़म का एग्जाम्पल इस तरीके से टारगेट किया गया या इस तरीके से माना गया कि भारत के अंदर जब दिल्ली सल्तनत के रूलर आए तो वो अपने साथ में कुछ गुरुज़ को या कुछ रिलीजियस गुरुज़ को साथ में लेके आए। वो रिलीजियस गुरुज़ कौन हुआ करते थे? कुछ सेक्ट को मानने वाले लोग हुआ करते थे। उन सेक्ट के अंदर एक सेक्ट था सूफिज़म, और सूफिज़म का जो बढ़ावा देना था वो ह्यूमैनिटी को ही बढ़ावा देना था। वो किसी भी धर्म को लेके या किसी भी कास्ट और रिलीजन, इन सब चीज़ों से हट के बढ़ावा किसको देना है? वो किसी भी एक सोसाइटी के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करने पे यकीन करा करते थे। तो उसी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है अजमेर शरीफ, जिसको इस्टेब्लिश करने के पीछे या जिसकी याद में इसको बनाया गया था, वो एक सूफी सेंट थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इनके बेसिस पे ही इसको पूरी दरगाह को इस्टेब्लिश किया गया था, और इन्हीं की पूरी मान्यताएं यहाँ पे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अजमेर दरगाह के अंदर बहुत से दिल्ली सल्तनत के रूलर्स और मुगल्स ने भी तरह तरह से, और काफ़ी ज़्यादा अभी आज के समय में भी हम लोग देखते हैं तो हर एक रिलीजन का पर्सन वहाँ पे जाके विज़िट ज़रूर करता है, ठीक है। तो ये जो दरगाह है हर तरीके के, किसी भी तरीके के रिलीजन में बंधी हुई नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम को मानने वाले लोगों की दरगाह है, हर धर्म के लोग जाके यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंपोजिट कल्चर के इंडिया का, ठीक है। तो अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में भी कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक। चलिए, सेंट फ्रांसिस असिसी चर्च के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कि केरला के अंदर पड़ता है, कोच्चि की बात कर रहे थे हम लोग। तो सेंट फ्रांसिस, स्लाइड दिखा देंगे सर, स्क्रीनशॉट लेना था। अभी ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी आपके साथ में, आप ले लीजिए। सर हमारी हो जाएगी ये भी शेयर। हाँ, ये सब शेयर हो जाएगा, सब शेयर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप, फिर भी ले लीजिए, ले लिया सर, थैंक यू। ठीक है। चलिए, ये सब शेयर कर दिया जाएगा आपको, इवन अपलोड कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब के पास में जाके आप उसको ले भी सकते हो। मैं इसकी जो पीपीटी है वो भी आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, जिससे आप लोग रिवाइज कर लेना इन सारी चीज़ों को, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो सेंट फ्रांसिस चर्च की, यस, कल क्लास में थी वो वाली भी शेयर हो जाएगी। कल क्लास का था आपका? सर ये सिविक्स का था सर। सिविक्स का, ओके, ठीक है। तो चल, सर हो सकता था। ठीक है, मैं सिविक्स के लिए भी बोल देता हूँ, सिविक्स के लिए भी करा देंगे। आप लोग बस बताइए कि क्या हेल्प कर सकते हैं हम लोग आपकी, हर एक तरीके से हेल्प की जाएगी आपके तक, पीपीटी भी पहुँचा दी जाएगी, और आप कहेंगे तो वीडियो का लिंक भी आप तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो के लिंक तो मेरे ख्याल से सबको मिल ही रहे होंगे अभी तक, है ना। तो वीडियो के लिंक तो मिल ही रहे, पीपीटी भी आपको शेयर करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, मोस्ट वेलकम। सेंट फ्रांसिस चर्च की जो हम लोग बात करें तो ये सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है भारत के अंदर, ठीक है। क्यों इसकी ज़्यादा मान्यता है या ज़्यादा इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो वास्को डिगामा की अभी किसी ने बात की थी, बताया था कि वास्को डिगामा सबसे पहले यूरोपियन थे जो आए थे। तो वास्को डिगामा की डेथ यहाँ पे हुई थी, और वास्को डिगामा के जितने भी रिमेन्स थे वो सब यहीं पे रखे गए थे, इवन उनको यहीं पे दफनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म के अंदर या क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर
माना जाता है। बहुत ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसको पूरी तरीके से कंजर्व किया जाता है, और इसने भी एक मैसेज सोसाइटी के अंदर इसी तरीके का दिया था कि ह्यूमैनिटी को किस तरीके से प्रमोट करना है। ये अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं पूरा का पूरा इस चर्च के अंदर में, और ट्रस्ट के थ्रू जितनी भी सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो भी हैं, अब इंडियन सोसाइटी में हिंदूज़ भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, क्रिश्चियन के अलावा जो भी कम्युनिटी आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव उनके बीच में किया जाएगा। अगर उनको सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो वो उन सबको मुहैया कराई जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमको इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में मिलती हैं। इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इस सब का क्रेडिट जाता है, एक प्राइस थे आपके या प्रीचर कह सकते हो आप उनको, उनका नाम था फ्रांसिस असिसी। ठीक है, ये एक इटालियन पर्सन थे जो इटली से बिलोंग किया करते थे। इन्होंने क्या करा था, ये थोड़े समय के लिए काफ़ी ज़्यादा इनके जो था चर्च वगैरह के मान्यताओं को माना करते थे और लोगों तक फैलाया करते थे। एक तरीके से क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, ह्यूमन और रिलीजियस लाइफ के बारे में लोगों को बताया और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में लोगों को सब सारी चीज़ें दी। और इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के चलते हुए सारे के सारा जो पोप होते हैं ना, पोप क्या होते हैं कि पूरे के पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक सबसे बड़े गुरु जो होते हैं, उन्होंने इनको प्राइस्ट नियुक्त कर दिया था, प्राइस्ट के एक दर्जा दे दिया था और बोले थे कि आप अगले प्राइस्ट होंगे। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर इस पूरे चर्च को फिर क्रिएट किया गया, और इस क्रिएशन के पीछे जो एग्जाम्पल जो हम सेट करते हैं वो पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना, और एक नया कल्चर भारत के अंदर ऐड हुआ इसकी वजह से, जिसको कंपोजिट कल्चर का पार्ट हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम लोग ने सारी चीज़ें देखी वो सब एक पार्ट है कंपोजिट कल्चर का। अब ये सूफिज़्म क्या है, और सूफिज़्म और भक्तिज़्म दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं इसके अंदर टोटल मिला के। वो सूफिज़्म और भक्तिज़्म किस तरीके से भारत के कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये सूफिज़्म क्या था और सूफिज़्म कैसे आया। सूफिज़्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत जब भारत के अंदर आई तो दिल्ली सल्तनत के साथ में कुछ वहाँ के ऐसे रिलीजियस गुरुज भी आए जो उस धर्म को मानने वाले थे। अब उस धर्म को मानने वाले में सूफिज़्म में बहुत सारे सेक्ट भी थे। उन सेक्ट में एक सूफिज़्म था, जो सूफिज़्म किसी भी तरीके के वायोलेंस या किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती, फोर्सफुली कन्वर्जन या ऐसी चीज़ों को अपोज किया करता था। उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन को मानना और उस रिलीजन के आधार पे ह्यूमैनिटी को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर उनका फोकस था। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान आए थे उनके बेसिस पे ही सूफिज़्म भारत के अंदर एंटर करना शुरू किया। चाहे हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें, चाहे हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, या ऐसे और भी सूफ़ी हुए इंडिया के अंदर जिनके एग्जाम्पल आज के समय में सूफिज़्म के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। अब सूफिज़्म सिर्फ और सिर्फ एक सेक्ट नहीं बन के रहा, इसके अंदर बहुत सारे तरीका का मतलब क्या थे, बहुत सारे सिलसिले कह सकते हैं आप लोग, बहुत सारे इसके अंदर भी सेक्ट डिवाइड थे कि सूफिज़्म भी कई तरीके से आपस में डिवाइड। जैसे सूफिज़्म का जो डिवीज़न होता है वो एक तरीके से, एक होता है मदारिया, एक होता है रज़ाकिया, एक होता है चिश्तिया, एक होता है सोहरवर्दिया और एक होता है नक्शबंदी, और ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं जो सूफिज़्म के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे अभी वो चिश्तिया की बात कर रहे थे। इन सूफिया तरीका में से या इन सारे लोगों में से एक सेक्ट है चिश्तिया, जिससे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो हम लोग ने बात की थी वो बिलोंग किया करते थे, जिससे आगे निज़ामुद्दीन औलिया की जो हम लोग बात करेंगे वो भी इसी से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, और सूफिज़्म का जो पूरा का पूरा कल्चर था वो सूफिज़्म का कल्चर कुछ इस तरीके का हुआ करता था। ये सब तो आप लोग ने देखा ही होगा कि सूफिज़्म का रिलीजन को मानने का तरीका क्या था, वो किस तरीके से और कैसी परंपराओं को माना करते थे। ठीक है, म्यूज़िक के शौकीन हुआ करते थे, कंपोजिशन जो म्यूज़िक का होता है, और म्यूज़िक या फॉर्म ऑफ जो दोहा या शब्दा जो हम लोग पढ़ रहे थे या कुछ इस तरीके के जो कंपोजिशंस होते हैं वो कंपोजिशंस एक हारमोनी को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो सूफिज़्म इसलिए म्यूज़िक के ऊपर और म्यूज़िक के कंपोजिशन के ऊपर बिलीफ भी किया करते थे। ठीक है, तो कुछ सूफिज़्म के बारे में और जानने के लिए हमको सूफिज़्म में के फॉलोअर्स को भी जानना पड़ेगा कि कौन सूफिज़्म के फॉलोअर थे। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन, यस Sir, Sufism is different from Muslim. नहीं, सूफिज़्म इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम, सूफिज़्म इज़ वन ऑफ द सेक्ट इन मुस्लिम। ठीक है, सूफिज़्म क्या है, एक तरीके का सेक्ट है। जैसे अगर हम लोग किसी हिंदू सोसाइटी की बात कर ले तो हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या होता है
कि हिंदू सोसाइटी को मानने वाले तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं भगवान शिवा को मानते हैं, शिवा को मानने वाले लोग शैविज़म कहला देते हैं। कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, वो वैष्णिज़्म कहला जाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग सूफ़ी से पूरी परंपराओं को मानते हैं, वो लोग सूफिज़्म कहलाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सेक्ट ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, जिसको हम लोग सूफिज़्म कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये चिश्ती सिलसिला, जिसको हम लोग चिश्ती ऑर्डर भी कहते हैं, इससे बिलोंग करते थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये क्या थे, इनका जो मेन फोकस था, ये भारत के अंदर जब एंटर किया इन्होंने, दिल्ली सल्तनत के साथ में ये एंटर करके चले आए थे। और जैसे अजोधन एक जगह थी, अजोधन, जो आज के समय में पाकिस्तान में जा चुकी है। ठीक है, मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर वो है। तो वहाँ पे ये एक पर्सन और थे, बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद के डिसाइपल बन गए थे। डिसाइपल का मतलब फॉलोअर बन गए थे। ठीक है, तो फॉलोअर बन गए थे। बाबा फरीद भी इसी सिलसिले से बिलोंग किया करते थे और इन्हीं सब चीज़ों को मानते थे। उनका भी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यही था, मान्यता पूरी थी। ठीक है, तो जब आप लोग सूफिज़्म के बारे में लिखोगे तो सूफिज़्म के बारे में आपको हज़रत निज़ामुद्दीन का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये बाबा फरीद के फॉलोअर्स थे। ठीक है, उनके बारे में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और इनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ये जो जिन चीज़ों पे बिलीव किया करते थे, उन चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे ये पुअर की हेल्प करने में बिलीव किया करते थे, नीडी पर्सन की हेल्प करने पे। और इनका जो पूरा का पूरा ये था कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, सेक्ट हो, कलर हो, या कोई भी आपका ऐसा कस्टम हो जिस कस्टम के आधार पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलग हो सके। तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ इक्वलिटी शुड बी देयर। तो ये इनका फोकस था। तो इनके प्रिंसिपल्स कुछ इस तरीके के थे और इन प्रिंसिपल्स को हमको मान के इन प्रिंसिपल्स के एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन इसका बहुत बड़ा और जीता जाता एग्जाम्पल है। तो हुआ क्या, सूफिज़्म आने के बाद में ऐसा क्या हुआ इंडिया के अंदर, बहुत बड़े चेंजेस क्या आए। कंपोजिट कल्चर का कुछ पॉजिटिव्स भी लिखने को आएगा आपका। ठीक है, और कुछ ड्रॉबैक्स भी कभी कभी पूछ लेता कि ड्रॉबैक्स क्या हुए आपके। ठीक है, तो हमारे पास में अभी क्या है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे कि सूफिज़्म जब इंडिया के अंदर आया तो इसने एक हारमोनी इस्टेब्लिश कर दी थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच में एक यूनिटी को जन्म दिया। क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ था कि इस्लामिक इन्वेडर्स भारत के अंदर अगर आएंगे तो भारत के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे आगे। जो हिंदुज़म है या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भारत के अंदर परेशान हो जाएंगे इस्लामिक इन्वेडर्स के बाद में, जैसा कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स आए। लेकिन क्या हुआ, जब सूफिज़्म उनके साथ में भारत के अंदर एंटर किया तो इस सूफिज़्म ने एक एग्जाम्पल सेट किया लोगों के सामने कि किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज़ को और हार्मनी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसलिए इसने क्या करा, आगे चल के हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ कि भारत के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी थी वो एक फ़िलॉसफी और चलती है, उसको कहते हैं भक्तिज़्म। ठीक है, सूफिज़्म मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, भक्तिज़्म हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो इनके बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल थे वो कहीं ना कहीं सेम हुआ करते थे। ठीक है, इनका कहना यह था कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग के मीन्स अलग अलग हैं लेकिन एम एक ही है। एम क्या है, ईश्वर, ईश्वर या ईश्वर तक पहुंचना या उस गॉड को पाना सॉरी, या जन्नत या स्वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अचीव करना, है ना, जिसको मोक्ष कहते हैं हम लोग, है ना। तो साल्वेशन या मोक्ष को ही गेन करना हम लोग का फाइनल पर्पस है। दोनों ही कम्युनिटी बोला करती थी, लेकिन हम लोग के मीन्स शायद थोड़े अलग अलग हो सकते, जाने के रास्ते शायद थोड़े अलग हो सकते, लेकिन टारगेट तो सेम ही है हमारे पास में। तो वो प्रिंसिपल्स इनके बहुत सारे आपस में मैच किया करते थे। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या करा, ये हार्मनी और ज़्यादा इंक्रीज होती चली गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो सूफिज़्म भारत के अंदर आया इसकी वजह से लोग भक्तिज़्म को और ज़्यादा मानना शुरू कर दिए, क्योंकि सूफिज़्म भी देखने में कैसा था, भक्तिज़्म की तरह ही था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, टॉलरेंस की जो फीलिंग्स थी लोगों के अंदर वो और ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई। लोगों के ही अंदर नहीं, जितने रूलर्स थे उन रूलर्स के अंदर भी टॉलरेंस का लेवल बढ़ता चला गया। जैसे अगर मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर अटैक किया उसने, तो अटैक करने के बाद में उसने क्या करा होगा, भारत के अंदर बहुत सारी लूटपाट की होगी। ठीक है, और लूटपाट करने के बाद में कुछ दूसरी कम्युनिटी के लोगों को हार्म भी पहुंचाया होगा, नुकसान भी किया होगा। लेकिन जब सूफिज़्म इंडिया के अंदर आया उसने एक प्रिंसिपल दिया नॉन वायलेंस का, और उस नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को वो रूलर्स उससे क्या थे,
बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे या उसके लेवल को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। तो रूलर्स के अंदर भी ये हारमोनी वाली चीज़ें डेवलप हो गई और एक टॉलरेंस लेवल यहाँ पे इनके अंदर भी डेवलप हो गया, ठीक है। और पीपल जो थे, वहाँ के लोग जो थे, उन्होंने एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया। भक्तिज़्म को सूफिज़्म वाले करते थे, सूफिज़्म को भक्तिज़्म वाले करते थे। एक दूसरे के प्रति दोनों लोगों के अंदर आपस में रिस्पेक्ट भी बढ़ती चली गई, ठीक है। इसके साथ ही सूफिज़्म के साथ में हमको बहुत बड़े राइटर्स भी मिले, लिखने वाले बहुत सारे राइटर्स भी मिले। जैसे एक राइटर का तो नाम हम लोग जानते हैं, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो हमको मिले। दूसरा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी वही राइटर हैं जिन्होंने पद्मावत की स्टोरी लिखी थी। पद्मावत अभी कुछ समय पहले एक मूवी के फॉर्म में भी आप लोग के सामने आई थी, जिसमें रणवीर सिंह ने प्ले किया था, ठीक है, रोल किया था। तो वो पद्मावत को लिखने वाले यही मलिक मोहम्मद जैसी थे। तो ऐसे राइटर भी हमको मिले जिन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ और स्क्रिप्ट और या सच्चाई हिस्ट्री के बारे में हमारे सामने रखी, ठीक है। तो ऐसे राइटर्स भी हमको देखने को मिले। तो सूफिज़्म के इम्पैक्ट इंडिया के अंदर यही हुए, यही इम्पैक्ट आपको मेंशन करने हैं पॉइंट वाइज। यही इम्पैक्ट को ऐसा का ऐसा ही लिखाना, एक नंबर आपके काटने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ सूफिज़्म को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब एक तरीके से होता है डिवोशन टू गॉड, ठीक है। मतलब गॉड के प्रति पूरा का पूरा अपना डिवोशन दे देना। हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे गॉड के लिए। उस परंपरा को या उस फिलॉसफी को क्या कहा जाता है? भक्ति मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब भक्ति मूवमेंट या भक्ति कल्चर को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने भक्ति मूवमेंट को बहुत पॉपुलर बनाया। उनमें से हम सबकी बात नहीं करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखने को आएगा, राइट एनी वन और टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किन्हीं एक या दो के बारे में आपको लिखना होगा जब आप भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे भक्ति मूवमेंट में नाम तो बहुत सारे हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानंद हैं, कबीर हैं, गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक को जैसे हमने देखा, कबीर को हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में अभी थोड़ा सा हमने हज़रत निज़ामुद्दीन को भी देख लिया, मीराबाई को थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी हम लोग, और संत ज्ञानेश्वर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इन लोगों के बारे में पढ़ने के बाद में भक्ति मूवमेंट आपका पूरी तरीके से ख़त्म। और भक्ति मूवमेंट के अंदर हमको इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। जब सूफिज़्म की बात आएगी या सूफी मूवमेंट की बात आएगी, तब किसके बारे में आपको बताना है? कौन से नाम बताए मैंने? जब सूफिज़्म के बारे में लिखने को आएगा तो क्या लिखोगे आप लोग? किसके बारे में लिखोगे? हज़रत निज़ामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे लोगों के बारे में सूफिज़्म में लिखोगे। और जब भक्ति मूवमेंट आपको लिखने को आ जाए, भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसके अंदर आप कबीर का नाम भी लिख सकते हो जो हमने अभी पीछे पढ़ लिया, गुरु नानक का नाम भी लिख सकते हो जो हमने पीछे पढ़ लिया, संत ज्ञानेश्वर का नाम भी लिख सकते हो, मीराबाई का नाम भी लिख सकते हो, या हज़रत निज़ामुद्दीन का नाम भी इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में थोड़ा सा देख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इनके बारे में नहीं जानना है। मेनली ये क्या थी, राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ से रिलेटेड जो है महाराणा प्रताप का नाम आप सबने सुना होगा। तो महाराणा प्रताप इसी जगह से बिलोंग किया करते थे, ठीक है, जो कि अकबर के समय के रूलर थे, ठीक है। तो उनके ही एरिया का ये बात चल रही है। तो मेवाड़ का रीजन जो था, वहाँ का पॉपुलर जो प्रिंसेस थी, ये प्रिंसेस थी वहाँ की मीराबाई। और इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को क्या करा था, जिसको बोला ना मैंने, सेक्रीफाइस कर देना गॉड के लिए। वही भक्तिज़्म के पूरे पूरे सच्चे और पक्के फॉलोअर्स कहलाए। तो इन्होंने गॉड के लिए हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया। और गॉड जो थे जिनके लिए इन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनका नाम था लॉर्ड कृष्णा। इन्होंने उन्हीं को अपना सब कुछ मान लिया। और लॉर्ड कृष्णा के अलावा ये उन्हीं की भक्ति में विलीन रहती थी पूरी तरीके से, उन्हीं को माना करती थी। उन्हीं के सॉन्ग्स और भजन बहुत सारे आज के समय में आज हम लोग देखते भी हैं, और बहुत सारे सॉन्ग और भजन को ये गाया भी करती थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी पोइट्री भी लिखी, और पोइट्री लिखने को, इनकी जो इन्होंने पोइट्री लिखी थी उसको बोला जाता था पदावली, ठीक है। तो पदावली वगैरह बोला जाता था। तो मीराबाई ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, वो कंट्रीब्यूशन दिया कुछ भजन्स के फॉर्म में, ठीक है, भजन्स या पदावली के फॉर्म में एक कंट्रीब्यूशन दिया। और इन्होंने एक मैसेज कन्वे किया कि कोई भी पर्सन अपने आप को गॉड के लिए किस तरीके से सेक्रीफाइस कर सकता है या डिवोशनल टू गॉड हो सकता है, उसका बहुत बड़ा जीता जाता है एग्जाम्पल मीराबाई थी, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो। संत ज्ञानेश्वर की बात जब हम लोग करते हैं
तो संत ज्ञानेश्वर क्या थे, एक तरीके से संत थे, सेंट थे, ठीक है। और ये फिलोसफर भी थे, पोइट भी थे, बेसिकली ये बिलोंग महाराष्ट्र से किया करते थे, ठीक है। पोइट भी थे और फिलोसफर भी थे। पोइट मतलब कविताओं को भी लिखा करते थे, फिलोसफर मतलब एक थिंकर भी थे जो बहुत सारी चीज़ों को और नेचर के साथ में कैसे कनेक्ट होकर आपको रहना है उन सब चीज़ों की भी बात किया करते थे। तो ये कुछ इस तरीके के थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, ये सारी की सारी जो चीज़ें सीखी थी, ठीक है, तो वो अपने एक इनके बड़े भाई थे, ठीक है, जिनका नाम था निवृत्तनाथ, ठीक है। निवृत्तनाथ से इन्होंने पूरा का पूरा ये सब कुछ सीखा था, क्योंकि जो लोग भी ऐसे हुआ करते थे जो किसी ना किसी के फॉलोअर्स ही रहते थे, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन को भी हमने देखा, उन्होंने भी बाबा फरीद से बहुत सारी चीज़ें सीखी और फॉलोअर बनाने, उसके बाद में उनका फॉलोअर बनने के बाद में ही वो एक ज्ञानी बन पाए थे। इसी तरीके से ज्ञानेश्वर ने भी अपने बड़े भाई से ये सारी की सारी चीज़ें सीखी थी और उसके बाद में ये सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट होते थे वो लोगों तक रखा करते थे, बताया करते थे, एक पोइट के फॉर्म में भी, एक फिलोसफर के फॉर्म में भी, ठीक है। इनके जितने भी लेसन्स थे, जो भी चीज़ें ये बातें किया करते थे, वो सब किस पे बेस्ड हुआ करते थे, भगवत गीता के ऊपर। खास करके सबसे ज़्यादा जो फोकस इनका रहा करता था वो भगवत गीता के ऊपर ही रहा करता था। तो भगवत गीता को ये बहुत अच्छे से मानते थे, भगवत गीता को बहुत अच्छे से प्रमोट किया करते थे, उन्हीं के लेसन ये पूरी तरीके से सुनाया करते थे, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमको भक्तिज़्म का भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा और उसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो चीज़ ब्रदरहुड इसने सोसाइटी के अंदर डेवलप किया और इक्वलिटी को डेवलप किया। देखो करना क्या है, जबकि जिसका भी इम्पैक्ट आए, जिसका भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस पूछने को आ जाए, सिग्निफिकेंस पूछने को आ जाए, उसके अंदर कुछ ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स को कॉमन आपको लिख देना है। जैसे कुछ हार्मनी को डेवलप कर रहे हैं, कुछ इक्वलिटी को डेवलप कर रहे हैं, कुछ ब्रदरहुड को डेवलप कर रहे हैं और कुछ आपके यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर कुछ याद ना रहे तो कुछ कॉमन पॉइंट्स तो सभी को याद रह जाएंगे, तो वो कॉमन पॉइंट्स को तो वहाँ लिख के आना ही आना है। जैसे भक्ति मूवमेंट के अंदर ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, ये लोगों से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गए। कनेक्ट क्यों हो गए, क्योंकि ये उनकी लोकल लैंग्वेजेस में उनसे बात किया करते थे, या लोकल लैंग्वेजेस में ही अपनी सारी की सारी प्रीचेस किया करते थे। जो भी चीज़ लोगों तक पहुंचाया करते थे उनकी लोकल लैंग्वेजेस में पहुंचाया करते थे। जैसे हिंदी लैंग्वेज, कॉमन लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में बुलाते थे। भोजपुरी तक तो इन्होंने यूज़ की है, तो सारे के सारे लोग भोजपुरी तक में भी बोलना करते थे। उड़िया लैंग्वेज को भी यूज़ किया करते थे और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस जिससे लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते थे, उन लैंग्वेजेस को यूज़ किया करते थे। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा लोगों तक, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स आए बहुत बड़े बड़े, उन रिफॉर्म्स के अंदर ये इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिनमें हम लोग बड़ा बड़ा नाम गुरु नानक देव और कबीर का लिख सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से इन्होंने आपस में इक्वलिटी को प्रमोट किया था, ठीक है। तो इन सब ने क्या करा था, प्रॉब्लम जो भारत सोसाइटी के अंदर रहा करती थी, वो सोसाइटी जैसे एक वर्णा सिस्टम हुआ करता था बहुत पहले, ठीक है। तो वर्णा सिस्टम वेदास के समय से चला आ रहा था, वैदिक एज के समय से चला आ रहा था। उसके अंदर क्या करा जाता है, वर्णा सिस्टम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर एक हायरार्की डिवाइड कर दी जाती है। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रख दिया जाता है, उसके बाद क्षत्रिय को बोल दिया जाता है, फिर आपके वैश्य को बोल दिया जाता है, उसके बाद में शूद्रास को रखा जाता है। तो ये हायरार्की बोली जाती है और इस हायरार्की के हिसाब से ही कास्ट को डिवाइड कर दिया जाता था। तो ये एक तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैला हुआ था। तो भक्ति मूवमेंट ने आके क्या करा, इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बहुत हद तक कोशिश की। ऐसे रिचुअल्स या ऐसे प्रिंसिपल्स को इंडियन सोसाइटी के अंदर से हटाने की कोशिश करी और इसी ने क्या करा, भारत की सोसाइटी के अंदर या इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना शुरू किए। तो भक्ति मूवमेंट का भी इम्पैक्ट नो डाउट बहुत अच्छा हम लोग के ऊपर पड़ा। देख लेते हैं क्रिश्चियनिटी का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा, जैसे सेंट, यस यस वेरी गुड, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। भक्ति मूवमेंट को हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि इसने भी तो प्रमोट क्या किया, ब्रदरहुड जो मैंने बात की थी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको प्रमोट करने के पीछे इसका बात है। और वो ब्रदरहुड किसके बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो अपोजिट कम्युनिटी के लोग होंगे उनके बीच की फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। सो यू कैन राइट अबाउट इट, ठीक है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की अगर हम लोग बात करें तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी टीचिंग के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। ऑब्वियस सी बात है, क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग किया करते थे तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। इन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों के सामने ये एग्जाम्पल सेट करे। जैसे एक एग्जाम्पल इनके बारे में बहुत पॉपुलर था,
वो एग्जाम्पल ये था कि ये बीमार लोगों को या सिक पीपल जो होते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उन सबको जाके देखा करते थे और उन सबको जाके देखने के बाद उनकी हेल्प किया करते थे, उनको सर्व किया करते थे और वहाँ पे रह के उनकी सेवा वगैरह किया करते थे। इस एग्जाम्पल को आप बाद में मदर टेरेसा के अंदर भी देख सकते हो। मदर टेरेसा ने भी बाद में यही किया था, इसलिए वो इतनी बड़ी सेंट बनी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया था। तो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा जो था वो ह्यूमैनिटी को सर्व कैसे करना है, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करने का अगर कोई हम लोग क्रेडिट देना चाहें तो वो सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर ने ह्यूमैनिटी को क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रमोट करने का काम किया। एक एग्जाम्पल आप इसके अंदर यही वाला लिख सकते हो कि किस तरीके से सिक पीपल को हॉस्पिटल के अंदर ये जाके सर्व किया करते थे। तो क्रिश्चियनिटी का भी नो डाउट हमारे अंदर बहुत बड़ा ऐसा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला, जिसने सोसाइटी के कंपोजिट कल्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो डाइवर्सिटी जो सोसाइटी के अंदर आई, उस पूरी डाइवर्सिटी ने क्या करा, एक कंपोजिट कल्चर को एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कल्चर में कन्वर्ट करा और सोसाइटी को बहुत कुछ हमारे दिया, जिसके समय में आज हम लोग एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ये चैप्टर कंपोजिट कल्चर का। आई थिंक आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आई विल सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को अगर समय मिले तो एक बार फिर से 2 टाइम्स मोड पे लगा के जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेना। और इसके नोट्स तो नो डाउट मैं अभी आप लोग को सेंड कर देता हूँ। सारे के सारे नोट्स को आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसके अंदर अगर किसी को किसी तरीके की कोई दुविधा, विपत्ति, परेशानी, उलझन, टेंशन कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज़। इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी को, ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में मैंने आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में बताया। और सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया आपको क्योंकि इन्होंने क्या करा, क्रिश्चियनिटी का जो एक कॉमन प्रिंसिपल है और जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल माना जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी को आप कैसे सर्व करोगे। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम उसको सर्व कर सकते हैं। आप सोसाइटी के अंदर लोगों को बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हो, लेकिन वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ही सेटल्ड इन द सोसाइटी वो ये था कि सिक पीपल जो हॉस्पिटल्स के अंदर रहा करते थे, बीमार लोग रहा करते थे, उन लोगों को जाके हेल्प कर देना, उन लोगों को सर्व कर देना, उनके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी कर देना, ये इनका पूरा का पूरा मकसद रहा करता था। और ऐसे एग्जाम्पल को ये सोसाइटी के अंदर लगातार सेट करते गए। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। और जब दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने देखा कि हिंदू कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी, कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों ने ऐसा किया है तो हम भी इसको करेंगे, तो उस सोसाइटी ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया और वो भी सोसाइटी ऐसा करने लगी। क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर अच्छी चीज़ें तो सब लिखी हुई है, हर रिलीजन के अंदर लिखी हुई है, लेकिन उसको अडॉप्ट करना किसी बंदे का ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के बाद में उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो इन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया। तो इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी हम लोग इसीलिए बोलेंगे कि उसका इस्लामिक, उसका हिंदू, उसका बुद्धिज़्म, उसका जैनिज़्म या पर्शियन जितनी भी कम्युनिटी रही उसके ऊपर एक कॉमन फॉर्म में एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल आप इसके बेसिस पे लिख सकते हो। और कोई डाउट? ओके, चलिए, तो बहुत अच्छा रहा क्लास। आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिएगा और सारी की सारी चीज़ें जो भी डाउट होंगे नो डाउट आप लोग पूछ भी लीजिएगा। ग्रुप में अगर आप लोग हों तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप लोग कांटेक्ट के थ्रू पता कर सकते हैं टेस्ट के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। Yes, lecture will be uploaded on the YouTube within 15 or 20 minutes। तो आप अभी जाके इसको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो एक बार आप लोग, मैंने बोला ना 2 टाइम्स की स्पीड पे जाके एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेना लेक्चर को, और नोट्स को अभी फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेना। बाकी कल के टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे आप लोग, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।